Hello, friends. Welcome once again to the Mission SSB series on the Unacademy platform. My name is Colonel Ganesh Babu, and I was a group testing officer with 21 SSB Bhopal and 11 SSB Allahabad. I'm sure some of you would have already seen my videos. If not, I'll request you to kindly watch those videos. Right? Now, in today's session, the topic, you can see it's very sensitive. सास ने बहू को जिंदा जला दिया. Now it might even raise a question, how is it anyway connected to Mission SSB? We will establish the connection, and you will understand कि ये जो टाइटल है ये मैं क्यों यूज़ किया है. उसके लिए हम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ेंगे. बोलता है, इंडियन मदर इन लॉ tries to burn baby alive inside pregnant daughter मतलब pregnant daughter, by throwing acid over her after astrologer predicted it would be a girl. मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला कि आपकी बेटी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की होगी, और उसके रिएक्शन में माँ ने एसिड मार दिया. अब टॉपिक जो है उसमें मैंने लिखा है सास ने बहू को जिंदा जला दिया, लेकिन यहाँ पे एसिड डाला. सो आई अंडरस्टैंड देयर इज ए गैप, लेकिन आगे वो पता चलेगा वो क्यों है. अब इसको पूरा आगे नहीं पढ़ेंगे, आप चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते हो. Investigators believe that the women were attempting to kill both Girja and her unborn child after an astrologer said that she was expecting a girl. तो ये एक गर्ल चाइल्ड के लिए जो बायसेस है हमारे इंडिया में सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसको रिप्रेजेंट करता है. और आपका एक सवाल आ सकता है, सर इससे एसएसबी का क्या मतलब है. यस, सो इसमें आप देख सकते हो एक मदर है, एक बेटा है, और एक वाइफ या डॉटर ले लो, जैसे भी ले लो, या डॉटर ले लो, जैसे भी ले लो, है ना. कुल मिला के, क्योंकि अगर गर्भवती है तो नेचुरली वो मैरिड होगी और उसका एक हस्बैंड भी होगा. तो हम यूँ समझ लेते हैं कि माँ बेटा और एक बहू की कहानी है. अगर मैं आपसे पूछूं, पहले मदर इन लॉ को ले लेते हैं, है ना, क्योंकि मदर इन लॉ मतलब सासू माँ ने आग लगाया या एसिड मारा है. सासू माँ की सोच के बारे में आप कैसे क्या समझते हो? क्या सासू माँ की सोच या मानसा अच्छा था? अगर अच्छा था तो यस लिखो, मानसा यस. अगर खराब था तो मानसा नो लिखो. दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन. इस तरह से जब सासू माँ कर रही होगी अपने बेटी या बहू को जलाने के लिए, एसिड मारने के लिए, किस तरह की भावना रखती होंगी, किस तरह की भावना या इमोशंस रखते होंगे? आपको क्या लगता है, वो इमोशंस एक पॉजिटिव या एक कंस्ट्रक्टिव इमोशन है या एक नेगेटिव इमोशन है? क्या एक माँ अपनी बहू को एसिड मार दे या आग लगा दे, वो एक पॉजिटिव इमोशन के साथ कर सकता है? आप लोगों ने एसएसबी में सुना होगा बी पॉजिटिव. तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आपका थॉट्स ही नेगेटिव है तो उस थॉट से उत्पन्न होने वाला इमोशंस भी नेगेटिव होगा. तो नेचुरली मूड नेगेटिव ही है. सासू माँ ने जो ये किया है, इस सासू माँ का एटीट्यूड कैसा है? सासू माँ खुद जो है वो एक लेडी है. एक लेडी का दूसरे लेडी की तरह एटीट्यूड क्या है? क्या ये एक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है या एक डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है? हम आज फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक फीमेल का एक्शन बिहेवियर है दूसरे फीमेल के लिए. क्यों? क्योंकि एक तीसरा फीमेल उसके गर्भ में पल रहा है. लुक एट द कॉम्प्लेक्स इमोशन दैट दिस इंसिडेंट हैज. इस माँ का या मदर इन लॉ का मोटिव क्या था डॉटर या डॉटर इन लॉ के ऊपर एसिड डालने का? किस मकसद से किया था? आप बताओ, मोटिव क्या था? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कि किस मकसद से ये माँ ने बहू को एसिड मारा या आग लगाया? किस लिए किया था? मकसद क्या, मोटिव था क्या, नीड था क्या, साइकोलॉजिकल नीड था
जिसके कारण इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया माँ ने? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा। इस तरह से एक्शन लेने वाला व्यक्ति का, चलो इसके इसमें माँ का ही ले लो, क्या वैल्यू सिस्टम दिखाता है, जीवन मूल्य, कि इस बहू के या इस बेटी के गर्भ में एक गर्ल चाइल्ड पल रही है और माँ चाहती है कि वो इस दुनिया में ही ना आए, और उन्होंने उसको, माँ और बेटी दोनों को मारने की कोशिश की, है ना। इस तरह की सोच के पीछे बिलीफ सिस्टम क्या है, ये लड़कियों के प्रति क्या बिलीफ सिस्टम है, किस टाइप के विश्वास को दर्शाता है? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? एंड देन अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए, कौन से लक्ष्य को पाने के लिए, कि जो गर्भ में पल रही है लड़की, वो गर्भ में ही मर जाए, वो बाहर जीवन उसे ना मिले, उस लक्ष्य को पाने के लिए उस माँ ने क्या तरीका अप्लाई किया? मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नाउ एक वीडियो है, उस वीडियो का नाम है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, उस वीडियो को अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है तो देखना, और उस वीडियो को देखकर आपने क्या करना है, उसके अंदर एक स्लाइड है जिसमें पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क। क्या? पर्सनालिटी असेसमेंट इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क। ये एक स्लाइड है जिसमें कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी असेसमेंट, और उसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड दिखेंगे, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, मोटिव्स, नीड्स, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव द एम। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो आपकी एक बहन है, और उस बहन का शादी का रिश्ता आया है, और वो रिश्ता जिस लड़के का आया है, उस लड़के की माँ वही माँ है जिसने अपनी सासू माँ को जिंदा जला दिया था, तो आप उस घर में अपनी बहन का रिश्ता करोगे? अगर करोगे तो लिखो रिश्ता करोगे, लिखो आर के। अगर नहीं करोगे तो लिखा रिश्ता नहीं करोगे, आप लिखो। और ज़रा सोचना क्यों नहीं करोगे? लड़का अच्छा है, बीटेक है, पढ़ा लिखा है, अच्छा खाता कमाता है। बस सासू माँ का एक इतिहास है कि सासू माँ ने अपने जीवन में अपनी एक बहू को एसिड मार के या आग लगा के मार दिया था। अब आपकी बहन के लिए रिश्ता आया, उनके दूसरे बेटे के लिए, लड़का बड़ा बढ़िया है, शादी करोगे? एसएसबी की भाषा में इस तरह के एक्शन के बाद इस तरह की स्टोरी बनाने वाले कैंडिडेट को रेकमेंड करोगे? वो लड़का, वो कैंडिडेट अपने एसडी को कितना भी अच्छा लिख ले, लेकिन कहानी इस तरह की घटनाएं घटता है, रेकमेंड करोगे? क्या ये सासू माँ किसी कोचिंग में जाके अपना एसडी ठीक कर दे तो सासू माँ क्या ठीक हो जाएगी? क्या सासू माँ का सेल्फ ठीक हो जाएगा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन ठीक करने से? समझ में मैंने क्या बोला? क्या सासू माँ का सेल्फ ठीक हो जाएगा अगर सासू माँ किसी कोचिंग में जाके सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख ले, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लगा दे? मुझे जवाब देना। एक वीडियो है यूट्यूब में, उसका नाम है बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स। बिवेयर ऑफ, जो इस सासू माँ को ये बोलेंगे आप अपना एसडी को टिप्स एंड ट्रिक्स लगा कर लिख दो, आप एसएसबी में रेकमेंड हो जाएगा। मैं ये सब क्यों ऐसे बोल रहा हूँ आगे देखेंगे। सो लेट्स इसका सवाल का जवाब देना। नाउ आपको मन में आएगा ये सासू माँ ने बहू को जलाया, इसका एसएसबी से क्या संबंध है? मैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक रेस्पॉन्स के साथ जोड़ के दिखाऊंगा कि इस पिक्चर का एसएसबी से क्या रिश्ता है। सिर्फ आपको मेरी हर बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो दे नहीं रहा, समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको मुझे सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और पेशेंस से सुनना पड़ेगा। वीडियो भी थोड़ा लंबा ही होगा बिकॉज इसको एक्सप्लेन करने में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो ये एक पिक्चर है, आई एम श्योर आप लोगों ने इसको मेरे चैनल पे भी देखा होगा, अलग अलग जगह पे देखा। अगर इसको पहले से देखा किसी ने तो यस लिखो, देखा है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस पिक्चर के ऊपर
एक स्टोरी को लिख कर यहीं पे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, और मैं इसको जो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस होता है जो फ्री होता है उसमें मैं लेके डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप मुझे उसमें अपना स्टोरी लिखने के बाद अपना नाम भी लिखना, आपका नाम और आप किस एंट्री के लिए जा रहे हो। तो मैं आगे इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि स्पेशल क्लासेस कब से कब तक चल रहा है, उसका टाइमिंग क्या है। तो वहाँ पे आके आप अपना स्टोरी को लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी मानसा किस तरह से ट्रिगर हो रहा है इन पिक्चर्स को देखकर, और उन थॉट्स के बेस पे किस तरह की स्टोरियाँ निकल के आ रही है। और जब उन स्टोरियों को विश्लेषण करते हैं तो आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, मोटिव्स, वो सब क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ तक अगर समझ में आए तो काइंडली डू दैट, अपना नाम लिखना, नहीं बोलना। सो क्लियरली इसमें दिख रहा है कि एक बंदा ज़रा परेशान टाइप है, टाई वी लगा रखा है, पैंट कोट फॉर्मल ड्रेस में, और यहाँ पे बेड में एक बंदी लेटी हुई है, बंदी का अपर बॉडी नेकेड है, और एक टेबल है, बुक है। ये पिक्चर बहुत बार देखा होगा तो उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ पे एक स्टोरी देखेंगे। ये एक CDS कैंडिडेट का है, कौन है, मेल है, फीमेल है, वो सब मैं अभी नहीं बोलूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। इनफैक्ट हमने इसको 2-3 दिन पहले ही इसको अपने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में डिस्कस किया था। सो आई डोंट वांट टू रिवील द आइडेंटिटी इंक्लूडिंग द जेंडर बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव नेचर ऑफ द स्टोरी एंड द काइंड ऑफ पैटर्न दैट हैज कम। सो लेट्स टेक कैंडिडेट है ना, एंड CDS का है, इसका मतलब ग्रेजुएट कैंडिडेट है, 22-23 साल का लड़का, राइट। सो पिक्चर को देख लिया, नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू ए रेस्पॉन्स। सो दिस इज द रेस्पॉन्स। पिक्चर आपने देख ही लिया है। सो पिक्चर में एक बंदा परेशान है, टाई वगैरह पहना हुआ, और एक बंदी हाफ नेकेड हालत में बेड पे लेटी हुई है, उसका बॉडी आधा बेडशीट से कवर है, अपर बॉडी इज ओपन नेकेड, और उसका हाथ नीचे लटक रहा है, प्रोबेबली अनकॉन्शियस टाइप लग रही है, और ये बंदा डेफिनेटली परेशान तो है ना। सो लेट्स सी दी स्टोरी। मैं इसे बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा और कुछ ट्रिगर्स भी देता रहूँगा, उन ट्रिगर्स को देख के बारीकी पकड़ना, है ना। थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, नीड्स, मोटिव्स, विल सी दैट। सो लिखता है, राकेश वॉज एन इंजीनियर, पढ़ा लिखा है। सो राकेश इंजीनियर है, शायद वो जो टाई वाला बंदा उसके लिए लिखा है। हिज मदर ऑलवेज फोर्स्ड हिज वाइफ फॉर मोर डाउरी फ्रॉम हर पेरेंट्स। दिस इज इंटरेस्टिंग लाइन। अब आप देखोगे तो पिक्चर में 2 कैरेक्टर है, लेकिन कहानी में 3 कैरेक्टर बन चुके हैं। आप लोगों ने पकड़ा ये बात। सो इसमें एक एक्सटर्नल कैरेक्टर आ गया, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा वो एक्सटर्नल कैरेक्टर कौन है। क्या वो राकेश है, राकेश की वाइफ है, या राकेश की मदर है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पिक्चर में किस कारण कैंडिडेट एक एक्सटर्नल कैरेक्टर को लाया होगा। क्या ये कैंडिडेट दिए हुए कैरेक्टर्स के साथ नहीं सोच पा रहा है एक स्टोरी, और अगर लाया भी है तो वो एक्सटर्नल कैरेक्टर का बिहेवियर को देखकर उसके बारे में क्या जाना जा सकता है। उस एक्सटर्नल कैरेक्टर का थॉट, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, वैल्यू सिस्टम, फीलिंग, मोटिव, ये सब चेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो लिखो यस क्लियर है। सो लेट्स रीड इट वंस अगेन। सो राकेश फर्स्ट कैरेक्टर वॉज एन इंजीनियर, ये उसका प्रोफेशन है। हिज मदर ये सेकंड कैरेक्टर है, और मेरी समझ में ये एक्सटर्नल कैरेक्टर है। आप लोग अगर मानते हो तो वो एक्सटर्नल कैरेक्टर EC यस लिखो, यही है एक्सटर्नल कैरेक्टर। सो हिज मदर ऑलवेज फोर्स्ड हिज वाइफ, हिज वाइफ ये तीसरा कैरेक्टर है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो बेड में है वो है। अगर ये मानते हो तो लिखो थर्ड कैरेक्टर यस, अगर नहीं मानते हो तो थर्ड कैरेक्टर नो, और आप अपना रीज़न लिखो। तो दिस इज द वे आई एम अंडरस्टैंडिंग। और इसमें एक चीज़ और है, हिज मदर ऑलवेज मतलब हमेशा, आज नहीं हमेशा वो ऐसे ही करती है, एट ऑल टाइम्स। मतलब एक बार इंसिडेंट नहीं है, ये बार बार हो रहा है। ये बात
मेरी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो राकेश वॉज एन इंजीनियर, हिज मदर ऑलवेज फोर्स्ड हिज वाइफ फॉर मोर डाउरी फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे ये जो मदर है राकेश की, ये अपनी बहू को डाउरी के लिए फोर्स कर रहे हैं, डाउरी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मतलब एक सासू माँ अपनी डॉटर इन लॉ को ऑलवेज फोर्स कर रही है डाउरी लाने के लिए। सो इससे डाउरी, सो डाउरी ग्रीड के ऊपर बना हुआ है। और ये मदर इन लॉ कौन है? राकेश की मम्मी है। एंड क्योंकि राकेश की मम्मी राकेश की वाइफ को ऑलवेज प्रेशर कर रही है, तो ये एज्यूम करना सेफ है कि राकेश को पता है कि राकेश की मम्मी राकेश की पत्नी को ऑलवेज बार बार फोर्स करती है मोर डाउरी के लिए। तो उम्मीद किया जा सकता है एक अच्छे हस्बैंड से कि वो अपनी मम्मी को, अगर उसका वैल्यू सिस्टम ठीक है, इफ़ इज़ अ लविंग केयरिंग कंपैशनेट हस्बैंड, वो अपनी मम्मी के इस एक्ट को रोकेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? अगर सहमत हो तो लिखो राकेश यस, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात से सहमत हो। देखो एक इंसिडेंट नहीं हुआ है, बार बार हो रहा है। तो अगर दूसरा एक चीज़ और देखेंगे, इस कहानी में हीरो कौन है? क्या राकेश हीरो है? क्या राकेश की मम्मी हीरो है? क्या राकेश की वाइफ है? कैंडिडेट साइक को किधर देखने के लिए बोल रहा है? राकेश को, राकेश की मम्मी को, या उसकी पत्नी को? ये भी आप मुझे कमेंट लिख के बताना। और मुझे बताना जो भी आपके मन में आ रहा है वो क्यों हीरो है, उसने ऐसा क्या एक्शन लिया है जिसके कारण आप बोल सकते हो उसका ओएल क्यों दिख रहा है, राइट? तो यहाँ तक का समझ में आ रहा है। तो मैं दोबारा जो मैंने बात बोला ये बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज़ सेफ टू एज्यूम कि राकेश नोज दैट हिज मदर is for a long time forcing his wife for more dowry. So I expect a particular behavior from Rakesh. और मैं एक्सेप्ट तो ये करूँगा, मतलब उम्मीद तो ये करूँगा राकेश अपनी माँ को ऐसे एक्ट करने से रोकेगा, है ना? देखते क्या होता है। So Rakesh was an engineer. His mother always forced his wife for more dowry from her parents. She was tolerating for many years. अब ये she कौन है? ये वाइफ है। मतलब राकेश की पत्नी, राकेश जो एक बढ़िया पढ़ा लिखा इंजीनियर है, टाई पहनता है, देखो टाई पहना हुआ है, पढ़ा लिखा तो है ही, कहीं ना कहीं जॉब भी करता होगा। लेकिन राकेश की पत्नी was tolerating for not 2 days, not 3 days, not 1 week, but for many years. इसका मतलब है राकेश और राकेश की पत्नी, इन दोनों की शादी हुए many years हो गए। 4 ले लेते, 3 ले लेते, 2 ले लेते, जो भी है, 2-3 जो भी आपको लेना, मतलब 2 तो मनी नहीं बोल सकते, 3-4 साल बोल सकते हैं। इसका मतलब है ये जो मदर इन लॉ का एक्शन है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये डॉटर इन लॉ टॉलरेट करती है। आपको समझ में आ रहा है? तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, या ये मैं ऐसा एक कंक्लूजन कर सकता हूँ कि राकेश और राकेश की पत्नी के बीच में जो संबंध है उसके अंदर हार्मनी की कमी है, उसके अंदर कम्युनिकेशन की कमी है, उसके अंदर इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी है। कहीं ना कहीं वाइफ टॉलरेट कर रही है इतने सालों से, लेकिन राकेश ने इतने सालों से वो होने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि राकेश अपनी मम्मी के इस ऑलवेज प्रेशराइजिंग हर वाइफ फॉर मोर डाउरी, इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। आपको समझ में आया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली राइट इट। समझ में आया? मुझे बताना अभी तक में कौन हीरो है? क्या राकेश हीरो है, राकेश की मम्मी हीरो है, या राकेश की वाइफ हीरो है? और दूसरा मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये डॉटर इन लॉ होते और एक एसआरटी में पूछ लेता कि शी वॉज मैरिड टू राकेश बट फॉर लास्ट 2 years शी हैज़ बीन प्रेशराइज्ड बाय हर मदर इन लॉ डिमांडिंग मोर डाउरी, सो शी विल, तो
तो इसमें क्या लिखोगे? शी विल टॉलरेट एंड कंटिन्यू टू टॉलरेट फॉर मेनी ईयर लिखोगे। अगर नहीं लिखोगे तो आपका टीएटी में इस लड़की का एक्शन और आपके एसआरटी के लड़की के एक्शन में डिफरेंस आ रहा है, इनकॉन्ग्रुएंस आ रहा है। समझ में आया तो लिखो यस, समझ में आया तो लिखो यस। दूसरा एक और सवाल, अगर मैं इसी कैंडिडेट को जिसने राकेश और राकेश की मदर और राकेश की वाइफ का इस तरह का फैमिली डायनामिक्स बनाया है, उसी कैंडिडेट को मैं अगर एक एसआरटी दे दूं कि मिस्टर एक्स वॉज मैरिड टू हिज वाइफ फॉर लास्ट 4 years and he was aware that his mother is forcing his wife for more dowry since long time, so he will। आप यहाँ पे जो लिखोगे एसआरटी में, मुझे ऐसा लग रहा है उस एसआरटी में जो लिखोगे वो इस टीएटी में नहीं आ रहा। कॉन्ग्रुएंस की कमी है, कॉन्ग्रुएंस की कमी है। कितना वो समझ में आ रहा है? कितना वो समझ में आ रहा है? अभी तो स्टोरी कंप्लीट भी नहीं किया। मतलब इसके अंदर इनकॉन्ग्रुएंस ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि अगर यही एसआरटी में दो, मुझे पता क्या लिखेगा, बिकॉज एसआरटी इज ए कॉन्शियस रेस्पॉन्स और टीएटी इज ए सबकॉन्शियस रेस्पॉन्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैं ट्रस्ट लिखूं, एक डब्ल्यूएटी का वर्ड दे दूं ट्रस्ट, तो आप ट्रस्ट के ऊपर जो लिखोगे, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, जो भी लिखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है इस कहानी के शुरुआत में देयर इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि राकेश की पत्नी को राकेश की मम्मी इतने टाइम से उसको डाउरी के लिए फोर्स कर रही है और उसकी पत्नी इतने सालों से टॉलरेट कर रही है। ऐसे रिश्ते में ट्रस्ट, ऐसे रिश्ते में रेस्पेक्ट, ऐसे रिश्ते में कंपैशन, ऐसे रिश्तों में ओपन कम्युनिकेशन, ये सभी मिसिंग होता है। अगर राकेश एक वैसा बेटा होता जैसा कैंडिडेट एसडी में लिखता, समझा क्या बोला? अगर राकेश एक वैसा बेटा होता जैसा कैंडिडेट ने अपने एसडी में लिखा, व्हाट माय पेरेंट थिंक्स अबाउट, व्हाट माय फ्रेंड थिंक अबाउट, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, व्हाट आर वीकनेस, तो शायद ये कहानी ऐसा नहीं बनता। कहने का मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा टीएटी के राकेश के थ्रू। कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? कहने का मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कैंडिडेट ने जो अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कॉन्शियसली लिखा, वो सबकॉन्शियस के लेवल में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट लिख के। थोड़ा बारीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट बारीक ही है, तभी तो क्लियरेंस 3.6 है, तो इसलिए आपको थोड़ा सिरदर्द होगा मेरी बातें सुन के, इसको करना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड? सो यूँ समझ लो एसडी जो कि चौथा टेस्ट है, एसडी जो कि चौथा टेस्ट है साइक टेस्ट में, और टीएटी जो पहला टेस्ट है साइक का, टीएटी का वेटेज 70% है, एसडी का वेटेज 10% है। तो 10% का एसडी बहुत बढ़िया, 10% का एसडी बहुत बढ़िया, लेकिन 70% का टीएटी बहुत घटिया। कितनों को समझ में आया? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लड़का अपना एसडी इतना बढ़िया लिखता है, उस लड़के का कैरेक्टर के अंदर वो गुण क्यों नहीं आ रहे? आफ्टर ऑल ये एसडी तो कैंडिडेट का है ना, कैंडिडेट तो रचयिता है, और रचयिता के गुण उसकी रचना में क्यों नहीं आ रहा? और उसकी रचना है यहाँ पे राकेश, उसकी रचना है यहाँ पे राकेश की मम्मी, उसकी रचना है यहाँ पे टॉलरेटिंग फॉर मेनी ईयर्स वाली उसकी पत्नी। मुझे समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना। ये थोड़ा बारीक है, बट आपको बारीकियों को समझना पड़ेगा। आप कोई भी आदमी एवरेस्ट से टकरा के नहीं गिरता, माउंटेन से टकरा के नहीं गिरता, वो ठोकर खाता छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से। तो मैं बारीकियाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना? सो अभी तक जो है उसको मैं दोबारा एक बार पढ़ता हूँ। राकेश वॉज एन इंजीनियर, हिज मदर ऑलवेज forced his wife for more dowry from her parents. She was tolerating for many years. One day, his mother
burnt his wife. सासू माँ ने अपनी बहू को जिंदा जलाया। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और क्यों जलाया? क्योंकि उनकी बहू ज़्यादा डाउरी इतने बार फोर्स करने के बाद भी नहीं लाया, तो सासू माँ का एग्रेशन काबू से बाहर चला गया और सासू माँ ने बहू को सबक सिखाने के लिए आज उसे जिंदा आग में जलाया। One day his mother burned his wife, and when he came from home, नहीं from office होना चाहिए, then she said that this lady cannot fulfill our demands. Okay, इस लाइन को दोबारा एक बार पढ़ते हैं। One day his mother burnt his wife. When he came from office, then she said that this lady cannot fulfill our demand, so it is better for her to die. समझ में आया? जब राकेश ऑफिस में था, पीछे सासू माँ ने बहू को आग जला के मारने की कोशिश की। क्यों मारने की कोशिश की? क्योंकि बहू मैं उनके क्यों बोल रहा हूं? आवर डिमांड है। इसका मतलब राकेश जो अभी तक चुप था या कोई एक्शन नहीं ले रहा था, अब समझ में आ रहा कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि वो इनडायरेक्टली साइलेंटली अपनी मदर को इस पूरे प्रोसेस में सपोर्ट कर रहा था। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो लिखो। और क्या बोलता है? सिंस शी कैन नॉट फुलफिल आवर डिमांड, सो इट इज बेटर फॉर हर टू डाई। अब आप मुझे बताओ, इस सासू माँ का थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, वैल्यू सिस्टम, नीड्स, मोटिव्स, ये सब कैसा आ रहा है? OLQ वाला आ रहा है या नॉट सो OLQ वाला आ रहा है? चलो आप बोलो सासू माँ को क्यों देख रहे, राकेश को देखो। राकेश अभी तक जिस तरह से कंडक्ट कर रहा है और जिस तरह से उसकी माँ ने बोला फुलफिल आवर डिमांड, क्या राकेश OLQ दिखा रहा है? और वो जो पत्नी है जो टॉलरेट करती है इतने सालों से और जो आग में आज झुलझ गई, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रही है इस सिचुएशन को? कमेंट लिख के बताना कौन है हीरो। आगे देखते क्या बोलता है। ही स्कोल्डेड हिज मदर, राकेश ने माँ को स्कोल्ड किया। माँ ये क्या कर दिया आपने? आप उसको मारते पीटते वो सब चलेगा, ये आग लगा दिया आपने, मर जाती तो पुलिस केस हो जाता। आपको बोला था ये सब नहीं करना। राकेश ने डाउरी के लिए नहीं बोला है, आग लगाने के लिए बोला, क्योंकि डाउरी का प्रॉब्लम तो मेनी ईयर्स से चल रहा है। ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ये आज का नहीं है, तो मेनी ईयर्स से चल रहा है। लेकिन राकेश का मुंह कब खुला? एक्सप्लेन करना, कब खुला? जब उसे पता चला माँ ने उसे जला दिया। और एक और बात बताओ, माँ ने जब आग लगाया तो आग लगा के इमीडिएटली नहीं बताया कि मैंने बहू को जला दिया। वो नॉर्मल ऑफिस से आया। देखो क्या लैंग्वेज है। One day his mother burnt his wife and when he came from office, होम लिखा ऑफिस, जब वो अपने टाइम पे आया, मतलब कोई राम भरोसे। what a गंदा सोच है यार। He scolded his mother and warned her not to do all this. कब बोल रहा है? जब उसकी पत्नी को माँ ने आग लगा दिया। लेकिन हो कब से रहा? मेनी ईयर्स, ऑलवेज फोर्स्ड हिज वाइफ। क्या राकेश को पता नहीं है उसकी मम्मी क्या कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर पता है तो राकेश ने एक्ट क्यों नहीं किया? स्पीड ऑफ डिसीजन, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन। कहाँ गया राकेश का कॉपरेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पत्नी के लिए जो रेस्पेक्ट होना चाहिए? जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं बचाएगा, कल को देश को बचा पाएगा? मुश्किल है ना? सो ही स्कोल्डेड हिज मदर एंड वार्नड हर नॉट टू डू ऑल दिस। देन ही फर्स्ट रश टू हर रूम। अभी तक राकेश ने जली हुई पत्नी को देखा भी नहीं। मम्मी ऐसे टीवी देख रही थी, वहीं बता दिया बेटा आज बहू को जला दिया। बोले क्यों? वो पैसे नहीं दे रहे थे, जला दिया। हमारी फुलफिल नहीं कर रही थी। तू भी उसको कितना बोलता है साइलेंटली, दे दे मम्मी को जो पूछ रही है।
सो बहू जल गई. द प्रायोरिटी इज नथिंग, द प्रायोरिटी इज डाउरी नहीं मिला, मरना तो पक्का है. सो देर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है ना. मदर वांटेड नॉट टू डू ऑल दिस फर्स्ट, सो देन ही फर्स्ट रश टू हर एंड फील गिल्टी फॉर ऑल दिस. आज गिल्टी फील हुआ कि यार मेरी पत्नी 5 साल हो गए शादी को, इतना टॉलरेट करती, मेनी ईयर्स से टॉलरेट कर रही है, ऑलवेज फोर्सिंग माई मदर हर फॉर डाउरी, लेकिन मैंने कभी कुछ किया नहीं क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए था डाउरी का, लेकिन आज तो साले आग ही लगा दिया. टुडे ही फेल्ट गिल्टी. इज द टाइमिंग ऑफ दिस फीलिंग गिल्टी ओके? समझ में आया? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस कैंडिडेट का राकेश के थ्रू जो टाइमिंग दिखाया गिल्टी फील होने का, क्या वो टाइमिंग सही है या लेट हो गया? सो लिखो गिल्टी, टाइमिंग ओके है या गलत हो गया? फॉर ऑल दिस ही एडमिटेड हिज वाइफ होना चाहिए, हिज वाइफ टू हॉस्पिटल. मतलब जली हुई बहू को वहीं खटिया पे छोड़ दिया. अब उसके कपड़े उपड़े क्यों नहीं है, उसका अंदाजा लगा सकता है कि माँ ने आग लगा दिया, बहू के कपड़े उपड़े जल गए, वो बेचारी वहाँ पे जली पड़ी, वहाँ पे बेड पे जाके लेट गई. ये बोलना चाहती है माँ, सॉरी कैंडिडेट, राइट. सो ही रश्ड, ही एडमिटेड हर वाइफ टू द हॉस्पिटल एंड एश्योर्ड हर, और पत्नी को वादा किया, एश्योर्ड हर दैट शी इज सेफ नाउ. मेनी ईयर्स के टॉलरेंस, ऑलवेज फोर्सिंग इज वाइफ के बाद अब हमारा राकेश OLQ दिखाने की कोशिश कर रहा, मुखौटा दिखा रहा है. पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क. मुखौटा दिखा रहा है कि आई एश्योर यू, अब से तू सेफ है, अब तेरे को कोई आग नहीं लगाएगा. लेकिन उस मुखौटे के पीछे के व्यक्ति की वास्तविकता तो पहले ही देख लिया. कितनों को समझ में आया क्या बोला? द मैन बिहाइंड द मास्क हैज ऑलरेडी बीन रिवील्ड. अब तो आप गिफ्ट रैपिंग चढ़ा रहे हो, गिफ्ट तो ऑलरेडी देख लिया मैंने. अब आप SD में क्या लिखते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं लिखता. अगर वो SD में लिखा है आई एम वेरी लविंग, केयरिंग, आई रेस्पेक्ट वुमेन, आई डोंट केयर, बिकॉज SD तो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट का भी चमकता है. प्रॉब्लम SD में तो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो TAT में है. क्या आप गंदे कुएं से अच्छा पानी निकाल सकते हो? दोबारा पूछता हूं, क्या आप गंदे कुएं से अच्छा पानी निकाल सकते हो? क्या गंगोत्री प्रदूषित हो तो गंगा साफ हो सकती है? ये तो आपकी सोच में प्रॉब्लम है. यू आर फीलिंग गिल्टी आफ्टर योर वाइफ हैज बीन बर्न्ड बाय योर मदर, बट यू नेवर फेल्ट दैट when your mother was always forcing your wife for dowry, when she was tolerating all this for many years. Where was your compassion? Where was your love and care? Where was your SRT के responses? Where was your WAT के responses? Where is your self description के जो qualities है वो सब तो निकला ही नहीं. So he says he admitted her wife to hospital and assured that she is safe now. आज तुम सेफ हो क्योंकि अब तुम्हारे बैंड बज चुकी है. व्हाट अ शेमफुल स्टेटमेंट टू राइट यार. मैं जो वीडियोस लड़कियां देख रही है, थोड़ी देर के लिए आप इस पत्नी की जगह अपने आप को रख के इस पूरे घटना में डाल के देखो, और आज आपका हस्बैंड हॉस्पिटल में आके एश्योर करता है दैट यू आर सेफ नाउ, यू आर सेफ नाउ. आप उसके मुंह पे थूक दोगे. अगर मैं इसकी पत्नी होता मैं उसको मुंह पे थूक देता. OLQ दिखा रहा है दैट शी सेफ नाउ. दोबारा बोल रहा हूं, इफ आई वॉज दिस वाइफ मैं उसके मुंह पे थूक देता. मैं तो इतना टॉलरेट भी नहीं करता, लात मार देता. इसको माँ को भी, माँ के बेटे को भी साले अंदर करवाया था. मैं अपने माँ बाप को कॉल करके बोलता था मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ, ये बहुत गंदे लोग हैं. और यहाँ राकेश बोलता है यू आर सेफ नाउ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा. कब? जब आग लगाया. बहुत लेट हो गया राकेश. राकेश ने लेट हुआ, कैंडिडेट. राकेश तो कठपुतली है कैंडिडेट का. राकेश तो रचना है कैंडिडेट का. प्रॉब्लम राकेश में या राकेश की मदर में नहीं है. प्रॉब्लम राकेश और राकेश की मदर को बनाने वाले कैंडिडेट की सोच में है. और साइकोलॉजिकल टेस्ट को बोलते हैं मानसा. कितना को समझ में आया? सेफ नाउ एंड आफ्टर सम टाइम, जब वो ठीक हो गई,
2-3 हफ्ते के बाद शी गॉट वेल, वो ठीक हो गई एंड लिव्ड हैप्पीली विथ उस कमीने राकेश और उस कमीने राकेश की मदर इन लॉ के साथ। सो मुझे बताना कि आपको लगता है कि इस घटना के बाद वो अपने पति राकेश और अपने मदर इन लॉ के साथ हैप्पीली, शी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये रह सकता है? तो ये हो गया बी पॉजिटिव एंडिंग। तो मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया, लेकिन मेरी तरफ से ये कैंडिडेट की सोच में कचरा है। विमेन के लिए एटीट्यूड बड़ा गड़बड़ है। He allows wrong things to happen right under his nose, not once, twice, for many years. He does not respond. He is actually party to it. He only reacted when things went out of control. डर गया कि साला कहीं पुलिस केस ना बन जाए, and then he goes and assures. ये एश्योरेंस तो 7 फेरे के टाइम में देना था ना, पत्नी को आग लगाने के बाद, and then he makes a very be positive ending, and they lived happily ever after. क्या समझ में आया मुझे जो बताना। नाउ आप मुझे बताना, जैसे हमने उस मदर इन लॉ का बारे में देखा था जिन्होंने बहू के ऊपर एसिड मारा था, सास ने बहू को जिंदा जलाए वाले में, यहाँ पे राकेश उसकी पत्नी और उसकी मदर इन लॉ की बिहेवियर को देख के राकेश की सोच के बारे में, राकेश नहीं, कैंडिडेट की सोच के बारे में आपको क्या लगता है? कैंडिडेट की सोच कैसा है? जैसा एसडी में लिखा वैसे आ रहा है? उसकी फीलिंग कैसे है? किस तरह का फीलिंग के साथ इस तरह की मदर इन लॉ बना सकता है कैंडिडेट? क्या एटीट्यूड दिखाया है? उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइफ, उसकी मदर का एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइफ एंड टुवर्ड्स डाउरी, टुवर्ड्स एवरीथिंग, है ना? उसका मोटिव क्या था? राकेश ने क्यों आग लगने तक कुछ भी नहीं किया? किसको फोकस करना चाहता था? कौन है हीरो? राकेश है, उसकी मम्मी है, या उसकी पत्नी है? और अगर जो भी है वो क्यों हीरो है? उसका क्या नीड था जिसको पूरा करने के लिए ऐसे लिखा? अब ये बोलेगे सर राकेश की नीड नहीं है, आवर नीड, फुलफिल आवर नीड। मदर इन लॉ ऐसे कर रही थी, राकेश ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्यों वो गिल्टी फील हुआ आग लगने के बाद? राकेश का, कैंडिडेट का वैल्यू सिस्टम, कैंडिडेट का बिलीफ सिस्टम क्या बताता है कि मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और मैं कुछ रिएक्ट नहीं करना जब तक वो आग नहीं लग गया। सो व्हाट इज द मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव द एम? मदर इन लॉ का नीड था डाउरी, राकेश का नीड था डाउरी, कैंडिडेट का नीड है एसएसबी से, साइक से रेकमेंड होना, और रेकमेंड होने के लिए OLQ होना चाहिए। अब OLQ है नहीं, OLQ झलकना चाहिए, वो राकेश के थ्रू OLQ छिड़क रहा है। OLQ नमक तो है नहीं। कि तो समझ में आया? सो मुझे कमेंट लिख के बताना, पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क, और इसका मुखौटा फट चुका है इस कैंडिडेट का। अगर सोच के देखो, इस कैंडिडेट के, इस कहानी के कैरेक्टर मम्मी और बेटा एंड उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स उनकी बहू या वाइफ, इसको देख के मुझे बताना कौन सा OLQ आपको मिला। मुझे तो कोई OLQ नहीं मिला। मुझे तो कौवा मोर बनने की कोशिश करता हुआ दिखा। समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना। अगर मैं WAT, TAT के बाद WAT है जिसका वेटेज 10% है, ट्रस्ट दे दूँ तो क्या लिखेगा? ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, ऐसे ही लिखेगा, मिलता जुलता। आई डोंट थिंक इस पूरी कहानी में ट्रस्ट आया है। ये है ना, यहाँ पे एक लिखा हुआ ही इज सेफ नाउ, इट्स टू लेट, एंड दिस इज ओनली वर्बल, मुंह से बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, वाचा में बोल रहा है, एक्शन में नहीं है। मानसा वाचा कर्मना, एक्शन में नहीं है। ये तो अभी फंस गया। डाउरी में लिखेगा तो अच्छी अच्छी बातें लिखा, डाउरी गलत होता है, वो होता है, ये होता है, और वो अपनी मम्मी के थ्रू ऐसा करवा रहा है और वो खुद सपोर्ट कर रहा है। रिलेशनशिप बोलेगा तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप, कंपैशन, केयर, लव, बड़ा बड़ा लिखेगा, लेकिन स्टोरी में नहीं आया। रेस्पेक्ट लिखेगा, बड़ा बड़ा बात, लेकिन स्टोरी में नहीं आया। केयर लिखेगा, बड़ा बड़ा बात, करेज, डिसीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, अवॉइड, WAT में जो लिखते हो वो TAT में नहीं आएगा। पहले ही बता रहा हूँ, 70% वेटेज है TAT का, है ना। अगर एक SRT दे दो, मिस्टर X बिलीव्स द फाउंडेशन ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप, आई एम श्योर ही विल राइट ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, कंपैशन, ये सब तो लिखेगा ना, है ना। आप क्या लिखोगे?
Mr. X believes the foundation of any healthy relationship is trust, compassion, open communication, mutual respect, love, care. बहुत बढ़िया SRT लिखते हो, लेकिन आपका TAT खराब है। आप राम के भेष में रावण हो, आप भेड़ के खाल में भेड़िए हो, आप बाबा हो जो स्टेज पे कुछ करते हो और गुफा के अंदर कुछ करते हो। सो मिस्टर एक्स बिलीव्स द फाउंडेशन ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप इज, जो SRT में लिख रहे हो वो TAT में नहीं आया। जो भी लिखोगे, मुझे पता आप अच्छा ही लिखोगे। एक और SRT, हिज मदर वॉज ट्रबलिंग हिज वाइफ डिमांडिंग टू ब्रिंग मोर डाउरी, सो ही विल। जो भी यहाँ पे लिखोगे वो TAT में नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर आप जो लिखोगे अच्छा ही लिखोगे। TAT में नहीं, SRT में, क्योंकि TAT आपकी वास्तविकता है, SRT आपका मुखौटा है। दोबारा बोलूं, TAT आपकी वास्तविकता है, SRT आपका मुखौटा है। TAT गिफ्ट है, SRT गिफ्ट रैपिंग है। TAT सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स है, SRT कॉन्शियस रिस्पॉन्स है। कितना भी बड़ा चोर हो, जज के सामने तो यही बोलेगा, प्रभु जी गलत हो गया, पहली बार के आगे से नहीं करूंगा, वो SRT है। और जैसे ही वो कोर्ट से बाहर गया फिर चोरी शुरू, वो उसका TAT है। क्या समझ में बताना। SD में जो आप लिखोगे, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स अबाउट यू, अरे जिसकी मम्मी ऐसी है साला उसका ओपिनियन क्या होगा। आप कुछ भी लिख दो लेकिन TAT से मैच नहीं हो रहा। व्हाट इज द ओपिनियन फॉर टीचर्स, बॉस, कंपनी कमांडर, आप लिख दो आई एम सिंसियर, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, पंचुअल, डिसिप्लिन्ड। TAT में नहीं आ रहा। What is the opinion of your strong and weak points? मुझे नहीं पता आप क्या क्या लिखते हो यार। आप जिस तरह से लिखते हो ऐसा लगता है आपका जन्म नहीं हुआ, आपका अवतार हुआ है। SD में आप जिस तरह से लिखते हो ऐसा लगता है आपका जन्म नहीं हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका डेट ऑफ अवतार है। That's how you write your SD. What are your strong points? अरे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुम्हें ही नहीं पता तुम क्या लिख रहे हो। फिर बोलते हो सर इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर। नो, इलाहाबाद इज नॉट अ रिजेक्शन सेंटर। यू आर ए पीस वर्दी ऑफ रिजेक्शन। और आपके वीकनेस क्या होता है? वीकनेस तो कुछ है ही नहीं सर। माई हैंड राइटिंग इज वीक, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज वीक, एंड कभी कभी नेल बाइटिंग करता हूँ। बाकी तो है ही नहीं। बाकी बहू को आग लगा दिया माँ ने, बट कमी कुछ नहीं है, अवतार हुआ ना। वॉट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू डेवलप? कम्युनिकेशन स्किल, वांटिंग टू गेट रिड ऑफ नेल बाइटिंग, थोड़ा करंट अफेयर्स एंड थोड़ा स्विमिंग सीखना। बाकी सब तो मैं अच्छा हूँ। मेरा फैक्टर 1 भी अच्छा है, मेरा लॉजिक भी अच्छा है, फैक्टर 2 भी अच्छा है, फैक्टर 3 भी अच्छा है, फैक्टर 4। कमी तो है ही नहीं, अवतार हुआ है ना। तो मुझे नहीं समझ में आया कि थोड़ा सोचो। ये कैंडिडेट चौथे टेस्ट में SD लिखता है चमका के, और पहले टेस्ट में मल मूत्र देता है। लिखो मल मूत्र, और उम्मीद करता है इस मल मूत्र के ऊपर साइक तुम्हें रेकमेंड करके तुम्हें हिंदुस्तान की फौज में ऑफिसर बना देगा, ताकि तुम हिंदुस्तान की फौज को बैंड बजा दो, हनी ट्रैप में फंस जाओ। क्योंकि जो आदमी अपनी पत्नी के लिए इस तरह की सोच रखता है, साला वो देश के लिए कैसी रखेगा, अपने ट्रूप्स के लिए कैसे रखेगा। जिस आदमी का कैरेक्टर इतना वीक है और जो आदमी खुद को डील नहीं कर पाता, हाउ विल डील विद द एनिमी? So, mansa, vacha, karmana, we expect consistency in your behavior. And mansa, vacha, karmana, these 3 words are together used to describe a state of consistency that is expected from a candidate. और इस कैंडिडेट में ये नहीं मिला, इसलिए आप कहीं पे भी कोचिंग चले जाओ, पुणे चले जाओ, नागपुर चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, देहरादून चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, you have to bring this consistency. The motto mansa vacha karmana is usually invoked to imply that one should strive to achieve the state where one's thoughts, speech and action coincide. इस केस में कैंडिडेट का thoughts, actions and deeds inconsistent थे। समझ में आया तो मुझे बताना। सो ये कहानी को देख के कंसिस्टेंसी आपको दिख रहा है? फिर TAT क्यों चमका रहे हो?
और SD क्यों चमका रहे हो? SD कैसे अच्छा करोगे जब सेल्फ खराब है? तो सोच के बताना क्या करना है ना। सो SD चमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को ठीक करना पड़ेगा। गंदे कुएं से अच्छा पानी निकालने की कोशिश करोगे, ये नहीं होगा। और हो भी गया, सेलेक्ट भी हो गया टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, कुछ लोग गॉड बने हुए, देश का नुकसान करोगे। अगले 40 साल तक देश का नुकसान करोगे, क्योंकि मूल स्वभाव आपका नहीं बदला। सो कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना। कॉन्फ्रेंस में मानसा, वाचा और कर्मणा में ये कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी आपके 360 या उससे नंबर आएंगे, वरना 3.6 जो सिलेक्शन रेट है उसमें नहीं आएगा। सो आपको मानसा, वाचा, कर्मणा में इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस भी चाहिए एंड इंटर टेक्निक कॉन्ग्रुएंस भी चाहिए। इसको आप आर्टिफिशियली टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं ला सकते। और अगर लेके भी आ गए आप, यू आर ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या आपके अंदर कंसिस्टेंसी है? क्या आप वही हो जो दिखाना चाहते हो, या आप भी मुखौटे के पीछे भेड़ की खाल में भेड़ी हो? सोच के देखना, किस तरह की ट्रेनिंग चाहते हो आप। कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको मानसा, वाचा, कर्मणा के अंदर जुड़ाव लाना पड़ेगा। जरूर फीडबैक लिख के बताना इस वीडियो से क्या समझ में आया, एंड अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप एक सही दिशा में ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आपको भी इस तरह का फुल अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट का असेसमेंट कराना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू विल बी पुट थ्रू द एंटायर टेस्ट एंड यू विल बी शोन कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। 500% क्लैरिटी, राइट। और अगर टेस्ट देना है, फुल टाइम टेस्ट देना है, तो अनअकैडमी के मिशन SSB प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो है, SSB साइकोलॉजिकल टेस्ट, है ना। कंप्लीट SSB रियल टाइम साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, इसको आप दे के यू कैन सबमिट टू मी एंड वी कैन पुट इट थ्रू द एंटायर प्रोसेस, राइट। सो अगर समझ में आ गया, ये कॉन्ग्रुएंस लाना है, कंसिस्टेंसी लाना है, और इसके लिए सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस इस कंसिस्टेंसी को, आपकी सोच, आपके बोल और आपकी कृति में जुड़ाव लाने में मदद करेगा। और इसका एक टैगलाइन है, इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन विच द एंटायर SSB का ट्रेनिंग इज बेस्ड, है ना, विच आई कंडक्ट, राइट। और इसके लिए अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस अनअकैडमी का अटेंड करना है तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक इट इज़ अवेलेबल। मॉर्निंग 8:30 से 9:30 और इवनिंग 9 to 10। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड यू विल ट्रेमेंडसली बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी। और उसी तरह से जो लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते, किसी भी कारण से ऑनलाइन में लेना चाहते हो, तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। इसे भी आप अपने साथियों के साथ शेयर करो। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज़ द कूपन कोड BABU50 and you will get maximum discount. And in case you have any problem in registering for the course, then 8585858585 is the number on which you can contact. This is the Unacademy helpline number. They will help you with that. Thank you, and I hope this video has given you some degree of clarity, and I am sure इसने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा कि आप किस दिशा में SSB की ट्रेनिंग कर रहे हो। जरूर कमेंट लिख के बताना, and I hope you all take a right approach to your SSB preparation. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.